हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस इतिहास के सीरीज में जो हम लोग छोटे-छोटे वीडियो में बट बारीकी से समझते हुए चल रहे हैं कैसे क्या है। तो इस इतिहास के सीरीज में आप बने रहिए। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपका यह जिसमें इतिहास हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है तो यह आपके लिए उपयोगी होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस एस्टेट सीटेट हो, सभी में यह यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आप बने रहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग इतिहास का विभाजन पढ़े थे जिसमें तीन भागों में बांटे थे, एक प्राग ऐतिहासिक, एक आद ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके थे, तो अब चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें देखिए ऐतिहासिक काल की बुनियादी समझ, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कि मानव सभ्यता का वह समय जिसके बारे में हमें लिखित स्रोत से पक्की जानकारी मिलते हैं, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इससे पहले जान चुके थे आप प्राग ऐतिहासिक काल में कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं होने के कारण हम लोग औजारों के, पत्थरों के औजार या मानव के जीवाश्म कंकाल के माध्यम से जान पाए कि कैसे कैसे क्या सब वो सब कर रहे थे। तो इस से हम लोग जान पाए, लेकिन उस समय के राजा या कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होने के कारण कोई पुख्ता सबूत नहीं हुआ। आद ऐतिहासिक काल में भी हम लोग एक अनुमान ही लगा पाए कि ऐसा हुआ होगा और ऐसे ऐसे घटना, लेकिन लिखित साक्ष्य होने के बावजूद भी पढ़ा नहीं गया तो एक अनुमान के तौर पर ही देखा जा सकता है। लेकिन ऐतिहासिक काल में आप समझ सकते हैं एक प्रूफ के साथ, क्योंकि आपका लिखित एविडेंस है तो इसे विश्वसनीय माना जाता है। तो इसको हम लोग घटना प्लस लिखित साक्ष्य बराबर ऐतिहासिक काल माना जाता है कि जो घटना हुआ है उसको लिखित साक्ष्य भी है, चाहे अभिलेख हो या ग्रंथ हो। इतिहास का सबसे विश्वसनीय काल इसी को माना जाता है क्योंकि घटनाओं के प्रमाण अभिलेख एवं ग्रंथों में यह सुरक्षित है। तो इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास में इस काल का आरंभ। तो आरंभ अगर देखिए आरंभ अगर कहें तो कहाँ से माना जाएगा, तो इसका एक तरह से देखिए तो लिखित साक्ष्य आदि ऐतिहासिक काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से हो चुका था। तो लगभग यहाँ की 2500-2600 से माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ा नहीं जा सकता था। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ से नहीं मानकर वैदिक काल से मान सकते हैं। लगभग ये वैदिक काल 600 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि लिखने की शुरुआत हो चुका था। तो वैदिक काल से पूरा ग्रंथ की रचना होने लगा, तो यहाँ से साक्ष्य मिला। फिर महाजनपद काल में राज्यों का उदय हुआ और फिर मौर्य काल से इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कालखंडों में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट एवं प्रमाणिक लिखित इतिहास अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होना शुरू कर दिया था मौर्य काल में। महाजनपद काल के भी जानकारी मिलते हैं, लेकिन उतना विस्तृत नहीं जितना मौर्य काल से शुरू हो गया था। प्रमाण के मुख्य स्रोत कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले पुरातात्विक अवशेष। इसमें पुरातात्विक अवशेष में क्या है, तो आपको मिलेगा शिलालेख और अभिलेख। उस समय के राजा पत्थरों पर लिखवाते थे अपने आदेशों को, अपने शाही फरमानों को, या स्तंभ लेख जो होते थे उस पर लिखाते थे। सिक्के चलवाते थे, इससे पता चलता है। या ताम्रपत्र, जो ताम्रपत्र है उस समय जो लिखा जाता था एक पत्ते पर, जैसे तार का पेड़ के जो पत्ते हैं उसको बहुत सुरक्षित ढंग से रखकर और उसे कई वर्षों, कई सैकड़ों वर्षों तक रखा सुरक्षित, तो उससे जानकारी मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण देखिएगा तो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। और साहित्यिक व धार्मिक स्रोत के बारे में देखेंगे तो यहाँ से वेद उपनिषद से जानकारी मिलते हैं, पुराण से जानकारी मिलते हैं, त्रिपिटक से जानकारी, जैन आगमन से जानकारी, मतलब अन्य
धार्मिक ग्रंथों से भी जानकारी मिलते हैं और कई साहित्य हैं उनसे भी जानकारी मिलते हैं, विदेशी विवरण से भी जानकारी मिलते हैं। विदेशी यात्री जो यहाँ आए थे उन्होंने यात्रा किया और अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा तो उससे भी जानकारी मिलते हैं। इस युग में सभ्यता के विकास की सीढ़ी को अगर समझना हो तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए, लिखित साक्ष्य की उपलब्धता ये नींव पड़ा था। यहीं से सारा चीज देखिए, कृषि व्यापार एवं उद्योग तेज हुआ। कृषि व्यापार और उद्योग, जैसे ही हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में देखे कि कृषि का उत्पादन अधिक बढ़ा, अधिशेष के रूप में तो व्यापार शुरू हुआ। अभी फिर आगे चल के धीरे धीरे करके उद्योग के रूप में भी विकसित होने लगे। नगरों एवं सभ्यताओं का निर्माण होना शुरू हो गया था। फिर आगे चल के देखते हैं महाजनपद काल और उसके बाद जो काल आते हैं उसमें राज्यों एवं साम्राज्यों का भी विकास होना शुरू कर देते हैं। फिर आगे धार्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षा का भी विकास धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। फिर कला, साहित्य और विज्ञान में अद्भुत प्रगति होता है। फिर जाके यह पूर्णतः विकसित हो जाता है। कहाँ से शुरू हुआ? लिखित साक्ष्य के रूप में यह नींव पड़ा, फिर धीरे धीरे देखिए कैसे इस सीढ़ी के रूप में काम किया। अब देखिए, इतिहास के अध्ययन में इस काल का महत्व को समझते हैं। देखिए, अतीत की घटनाओं की प्रमाणिक जानकारी मिलते हैं इस काल में। जितना भी हमारे अतीत में घटना हुआ है प्रमाणिक जानकारी मिलते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को समझने में काफी सहायता करते हैं ये प्रमाण। उस समय की कैसी राजनीतिक व्यवस्था था या सामाजिक व्यवस्था कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, सांस्कृतिक विकास, ये सारा विकास कैसे चल रहा था, कैसे कर पा रहे थे, तो ये सारे चीज जानकारी मिलते हैं। विभिन्न शासकों एवं महान सभ्यताओं के योगदान का अध्ययन संभव होता है इसी ऐतिहासिक काल में जो लिखित प्रमाण के रूप में आया। तो वर्तमान समाज एवं हमारी संस्कृति की जड़ों को समझने में मदद मिलता है। ये अतीत की घटनाओं के प्रमाणिक जानकारी से ही यह संभव हो पाता है कि उस समय की क्या संस्कृति था और हम लोग उसी से अभी तक जुड़े हुए हैं। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, काफी भी आए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऐतिहासिक काल, वह काल जहां लिखित स्रोत मौजूद हो, ऐतिहासिक काल कहेंगे। सबसे विश्वसनीय स्रोत तो क्या है? अभिलेख हैं। भारत में प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख हैं, सिक्के हैं, ताम्रपत्र हैं, साहित्य हैं और पुरातात्विक अवशेष हैं। ये सारा चीज भारत के प्रमुख स्रोत के रूप में भारतीय इतिहास को लिखने के लिए मदद मिला था। काल विभाजन में ऐतिहासिक काल का अध्ययन 3 भागों में होता है। ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल, एक आधुनिक काल। तो इसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में, मध्यकाल में अगर देखिए तो मध्यकालीन में जब से बाहरी आक्रमण होना शुरू कर दिए थे मुस्लिम कंट्री के द्वारा, तो उस समय से एक मोटा मोटी तौर पर मान सकते हैं। फिर अंग्रेजों के द्वारा जो आक्रमण करके भारत पर कब्जा करके शासन करना शुरू कर दिए थे, उस समय आधुनिक काल के समय मान सकते हैं, वहां से माना ही जाता है। तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका उपयोगी है। कुछ और है जो आपको रट लेना है, मेमोराइज कर लेना है। देखिए, इसमें अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ये काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जानते चलिए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। मेगास्थनीज जो प्रसिद्ध विदेशी यात्री थे, ये इंडिका नामक ग्रंथ है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चीनी यात्री फाहियान और वैनसांग, ये भारत आने वाले प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं, तो इनका भी नाम याद रखिए, फाहियान और वैनसांग। मानव विकास का सबसे प्रमाणिक चरण इसी को माना जाता है, ऐतिहासिक काल को। तो ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का सबसे प्रमाणिक चरण है, क्योंकि इसकी जानकारी लिखित स्रोतों के आधार पर होती है। इस कारण
इतिहास के अध्ययन में इस काल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है ना? तो ऐतिहासिक काल का महत्व जान लिए कि क्या महत्व है, क्या प्रामाणिकता है। जब तक ऐतिहासिक काल नहीं आया तब तक कोई लिखित या ठोस प्रमाण के रूप में नहीं आया। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने पढ़ा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी देखा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ये सारे जो आप छोटे-छोटे वीडियो ग्रुप में देख रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।